दोस्तों, देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। यह देश की सबसे बड़ी चुनौती है। हम सबको उम्मीद थी कि इस बजट में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, बेरोजगारी की समस्या का अंत होगा। बजट देखकर यही लगता है, बजट में सरकार ने एक बार फिर बेरोजगार युवाओं के साथ छल किया है। अब कुर्सी को सलामत रहने के लिए 4 पैर चाहिए होते हैं और उन 4 पैरों को मजबूत कर दिया गया। यह बजट मोदी जी के 2 पुराने मित्र अडानी, अंबानी और 2 नए मित्र नीतीश और नायडू के लिए है। बाकी गरीब जनता, युवा भटकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। महंगाई से जूझते देशवासी, बेरोजगारी के कारण विद्रोही होती युवा पीढ़ी के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। स्किल विकास का गाना तो फिर गाया गया, लेकिन असलियत यह है कि 2016 से 2022 के दौरान कौशल अर्जित करने वाले श्रमिकों में से केवल 18% को रोजगार मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? रोजगार है ही नहीं। 82% कुशल मजदूर तो पहले से ही बेरोजगार है। दरअसल रोजगार के अवसर अर्थव्यवस्था में पैदा होते हैं सही अर्थनीति से, और अधिक लोग कौशल अर्जित कर भी ले तब भी उन्हें रोजगार कैसे मिल जाएगा जब अर्थव्यवस्था में रोजगार है ही नहीं, नए अवसर पैदा ही नहीं हो रहे। जो मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में गरीब मजदूरों का इकलौता सहारा है और जो कोविड के दौरान शहरों से विस्थापित मजदूरों का सबसे बड़ा संबल बना था, उसकी उपेक्षा जारी है। इस वर्ष के लिए इसका बजटीय आवंटन 46,000 करोड़ रुपए है। पहले से बढ़ने को कौन कहे, यह पिछले वित्त वर्ष में खर्च किए गए धन से भी कम है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों में 51,500 करोड़ रुपए पहले ही खर्च हो जाने के बाद अगले 8 महीनों के लिए केवल 44,500 करोड़ रुपए ही बचे हैं। जाहिर है, ग्रामीण भारत में बेरोजगारी के गहरे संकट से निपटने के लिए यह राशि अपर्याप्त है और यह दिखाता है कि मोदी सरकार भारतीय समाज के आखिरी पायदान पर खड़े बेरोजगार मजदूरों के जीवन और आजीविका के प्रति कितनी संवेदनहीन है। शहरी क्षेत्र में मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजना की जरूरी और लोकप्रिय मांग को सरकार ने नहीं स्वीकार किया, ना ही मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग को स्वीकार किया है। इस समय देश में दिहाड़ी मजदूरों की औसत मजदूरी मात्र 7,400 मासिक है। तमाम मजदूर संगठन मांग करते रहे और विपक्ष ने वादा भी किया था कि दिहाड़ी मजदूरों को 400 न्यूनतम दैनिक मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन सरकार ने उसको कोई तवज्जो नहीं दी। मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया से बढ़ेगा रोजगार। वर्तमान दुनिया में जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है, उस पर नजर डाले तो हर बड़ा देश आत्मनिर्भरता की कहानी सुना रहा है। अमेरिका से लेकर चीन तक और जापान से लेकर रशिया तक सभी अपनी जमीन पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। निजीकरण के कारण ही सही उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई हो रही है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी नौकरी कैसे मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मेड इन इंडिया की जोर शोर से शुरुआत प्रधानमंत्री ने ही की थी। उसका सही आकलन किया जाए तो इस पर भी लाल फीताशाही का ग्रहण लगा है। सरकार की रुचि रोजगार पैदा करने से अधिक तमाम तरीकों से कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने में है। इसे प्रोत्साहन योजना के उदाहरण से समझा जा सकता है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीपीएम के बयान में कहा गया कि प्रोत्साहन योजना के तहत औपचारिक क्षेत्र में नए प्रवेशकों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है। पात्र श्रमिकों को 3 मासिक किस्तों में अधिकतम 5,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि नियोक्ताओं को 2 साल में हर नए रोजगार के लिए 24 मासिक किस्तों में 1 लाख रुपए तक के मासिक वेतन पर नियुक्त प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए 72,000 रुपए का लाभ मिलेगा। यह नए रोजगार पैदा करने के नाम पर कॉरपोरेट को सब्सिडी देने का एक तरीका है।
बजट में कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल करते हुए कह दिया गया कि 1 करोड़ युवाओं को 1 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी। कुछ नहीं पता कि ये 1 करोड़ युवा कौन होंगे, इनके चयन का मानदंड क्या होगा। सबसे बड़ी बात, इंटर्नशिप कौन देगा, कहां देगा, रोजगार है कहां जहां उनको इंटर्नशिप के बाद खपाया जाएगा। इन हवाई वादों से लगता है कि साल में 2 करोड़ रोजगार की तर्ज पर यह मोदी सरकार का नया झुनझुना है, जो विपक्ष के वादों को काउंटर करने के लिए बेरोजगारों को थमाया जा रहा है। कुल 3 तरह की योजनाओं के माध्यम से 2.9 करोड़ रोजगार पैदा करने का सरकार का दावा अतिरंजित है और यह 2 करोड़ वाले वादे की तरह एक और जुमला साबित होने जा रहा है। अर्थशास्त्रियों ने बार बार कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार बड़े पैमाने पर निवेश करे तो भारी मात्रा में नया रोजगार सृजन होगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। लेकिन इस बजट में भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी। स्वास्थ्य का बजट पहले से भी कम हो गया और शिक्षा में ना के बराबर वृद्धि हुई। यूजीसी के बजट में भारी कटौती हुई। दरअसल रोजगार सृजन के सवाल पर सरकार की दिशा पूरी तरह प्रतिगामी है। अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया था कि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर खर्च करना चाहिए और सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने में एक संप्रभु सरकार को वैश्विक वित्तीय पूंजी और देसी कॉर्पोरेट घरानों द्वारा वित्तीय घाटे पर लगाई बंदिश की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए और ऐसे किसी डिक्टेट को मानने से इनकार कर देना चाहिए। सरकार को वित्तीय घाटे की भरपाई कॉर्पोरेट तथा सुपर रिच यानी अति अमीर तबकों पर संपत्ति और उत्तराधिकारी कर लगाकर करना चाहिए, ताकि समाज में आय की भयावह ढंग से बढ़ती गैर बराबरी से रोका जा सके। इससे निजी निवेश पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, वरना बाजार में मांग बढ़ने से वह और बढ़ेगा। इस कराधान से पूंजीपतियों की मूल संपदा भी कम नहीं होगी, क्योंकि कर के बराबर मुनाफा सरकारी खर्च बढ़ने से वो कमा लेंगे। लेकिन यहाँ हम उल्टा ही खेल देख रहे हैं। सरकार ने न सिर्फ चौतरफा सार्वजनिक निवेश में कटौती की, बल्कि कॉर्पोरेट घरानों पर टैक्स लगाने की बजाय उन्हें और छूट तथा सब्सिडी दे रही है। जाहिर है ऐसी अर्थनीति का नतीजा यही होगा कि नया रोजगार सृजन नहीं होगा, दरिद्रीकरण बढ़ेगा। आज हालत यह है कि देश के 1% सुपर रिच तबकों का देश की 22.5% आय तथा 40.1% संपत्ति पर कब्जा है। भारत, ब्राजील, अफ्रीका, अमेरिका से भी ज्यादा गैर बराबरी वाला समाज बन गया है। हालात अंग्रेजों के राज से भी बदतर है। इस बजट में कहने के लिए सरकार 11.11 लाख रुपए पूंजी निवेश में खर्च करेगी। देखना यह है कि यह खर्च किन क्षेत्रों में होता है और उससे कितना रोजगार पैदा होगा। इस बजट ने घोषणा किया कि औपचारिक क्षेत्र की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने वाले श्रमिकों को पहले 1 साल तक सरकार 5,000 रुपये देगी। साथ ही यह भी वादा किया गया कि क्षेत्र में पहली बार काम करने आए श्रमिक को 1 महीने का 15,000 रुपये वेतन भुगतान करेगी और साथ ही 2 साल तक प्रति महीने 3,000 रुपये के पीएफ का भुगतान 2 साल के लिए सरकार मालिक के हिस्से में योगदान करेगी। यहाँ सरकार की मंशा साफ है कि वह युवा के प्राथमिक औद्योगिक प्रशिक्षण में जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले रही है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि पिछले 30 सालों में मारुति उद्योग से लेकर सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियों तक में प्रशिक्षु रोजगार की हिस्सेदारी आधे से अधिक बनी रहती है। इनसे लंबे समय तक काम लिया जाता है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि इन्हें तो कथित नियमित रोजगार के बराबर अधिकार होता है और ना ही उनके बराबर भुगतान किया जाता है। इन्हें कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। इन्हें मालिकों पर नियमित करने का दबाव भी नहीं रहता। जुलाई 2011 में मारुति सुजुकी उद्योग में मजदूरों की हड़ताल और वहां घटी हिंसक घटना गुड़गांव से लेकर नोएडा तक, मद्रास, बेंगलुरु और मुंबई तक मजदूरों के प्रतिरोध के पीछे रोजगार की स्थितियां ही जिम्मेवार थी। यह बजट इन हालातों में बदलाव करने की बजाय उन्हें उसी में धकेल रहा है। क्यों एक पूरा उद्यम जो पूरी तरह से ठेका मजदूरी पर आधारित है, 3,000 रुपये प्रति महीने की ईपीएफओ के तहत 2 साल के अनुदान के लिए
नियमित मजदूर रखेगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री के शब्दों में बेरोजगारी एक समस्या की तरह सामने आ रही थी और यह सच्चाई है। उन्हीं के शब्दों में केवल कुछ अच्छे रोजगार है। खैर, कुर्सी के लिए बैसाखी मजबूत होनी चाहिए, युवा जनता नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।